देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों के बाद देश में विपक्ष के होश उड़ गए और गैर बीजेपी पार्टियों ने अब सवाल उठने लगे हैं कि 2019 के आम चुनाव में मोदी को टक्कर कैसे दी जाए। इसकी तैयारी में अब कांग्रेस और जेडीयू के नेता राष्ट्र स्तर पर महागठबंधन की योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि कैसे बनेगा ये महागठबंधन और इसका सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की धमाकेदार जीत ने गैर बीजेपी दलों के कान खड़े कर दिए हैं। ये दल अब स्ट्रेटेजी बनाने में लग गए हैं कि 2019 में मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए और इसके लिए महागठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हो सके तो एक महागठबंधन, नहीं हो सके तो कम से कम एक गठबंधन हम सन 2019 तक बनाएं। 2-2.5 साल का समय है। कांग्रेस पार्टी को इस समय राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े गठबंधन की तैयारी करनी चाहिए और उसका हिस्सा बननी चाहिए और उसमें लीड लेना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी कांग्रेस को इस महागठबंधन की धुरी के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता इस भूमिका में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देखते हैं। बिहार के महागठबंधन की कामयाबी को देखते हुए अब चर्चाएं चल रही हैं कि अगले साल तक गैर बीजेपी पार्टियों का समूह कैसे तैयार किया जाए जो 2019 के आम चुनाव तक बीजेपी को टक्कर दे सके। लेकिन वाम दलों का मानना है कि सिर्फ मोदी विरोध के नारे से बात नहीं बनेगी। Of caste equations and trying to mobilize this caste versus that caste, etc., that is not the alternative. That is not going to get the alternative. The alternative has to come on people's issues of how people are suffering. जाहिर सी बात है बीजेपी और एनडीए के नेताओं को ये सारी कोशिशें हास्यास्पद लग रही हैं। एक कहावत है, हम कोई कांग्रेस के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, किसी के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि 100 लंगड़ा मिला करके एक पहलवान नहीं होता है। मैं कभी ये मान के नहीं चलता कि रीजनल लीडर्स को कोई राष्ट्रीय स्तर पे एक नेतृत्व की तरफ लोग मान जाएंगे, उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। 5 राज्यों के चुनावों के बाद देश में विपक्ष के नाम पर मजबूत नेता कम ही दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या महागठबंधन का फॉर्मूला गैर बीजेपी दलों के लिए मजबूरी बन गई है। तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या महागठबंधन गैर बीजेपी दलों की मजबूरी बन गई है 2019 के संदर्भ में। आप अपना व्यू दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय आप दे सकते हैं और 51818 पर SMS करके भी आप हमारे इस ऑनलाइन पोल में हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्रम के अंत तक हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर लोगों का क्या मानना है। और आवाज अड्डा की आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, जनता दल यूनाइटेड के सांसद अली अनवर हमारे साथ हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय से बात करेंगे। साथ ही हमारे पैनल में 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं आज, विनोद शर्मा, शरद प्रधान और हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे इस शो में आप सबका। संजय झा जी और अली अनवर जी, जिस महागठबंधन की बात हो रही है, और पहले संजय झा मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसकी शक्लो सूरत कैसे होगी और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी होंगे या नीतीश कुमार? तमन्ना जी देखिए, अभी तो कुछ बयानबाजी हुई है, कुछ सोच है, अब क्या भविष्य में जाके क्या रणनीति होगी, इस पर अभी मैं समझता हूं कि टिप्पणी करना या प्रतिक्रिया करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन 2 चीज अहम है। सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक सांप्रदायिक रुख है उसका रफ्तार हमारे अनुमान में बढ़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म भी नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की काफी बड़ी जीत हुई है, लेकिन 2 दिन के अंदर वहां पर पोस्टर आ रहे हैं बरेली में कि अल्पसंख्यकों को वहां से भगा दिया जाए। एक मस्जिद के ऊपर एक तरीके से एक झंडा लगा के वहां पर भी एक तरीके से तनाव का एक माहौल बनाया गया है। तो हम समझते हैं कि एक तरीके से ये RSS का जो एक पूरा जो छाया है भारतीय जनता पार्टी पर, इस पर एक गति मात्रा बढ़ेगी, गति शक्ति बढ़ेगी जमीनी स्तर पर, ये चिंता की बात है। और हर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आज इस डिबेट में हमने भारतीय जनता पार्टी
के प्रवक्ता को नहीं बुलाया है क्योंकि हम एक पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं कि एक महागठबंधन के लिए जगह है या नहीं, वो कैसे दिखेगी और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसलिए एक पॉलिटिकल अटैक से आप बचे। आपके जवाब से मैं ये समझ रही हूं कि इस अलायंस का जो मेन पुश होगा, और अली अनवर जी आपके पास मैं सवाल ले जाऊंगी, क्या ये पुश होगा कि हम एक सेक्युलर ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, हम सब मिलकर एक सेक्युलर ऑप्शन है, और अगर ये ऑप्शन होगा तो वो किस हद तक चलेगा? क्योंकि यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी स्केल पर फेल हो चुकी है। मुझसे पूछ रही हैं? जी अली अनवर जी आप। तमन्ना, मुझे आपने खत्म करने का मौका नहीं दिया, लेकिन बाद में जी अलका बैठ जी। हाँ तमन्ना जी, देखिए पहली बात तो ये कि आइडिया कंसीव करे, और उसके बाद जो आप कह रही हैं कि क्या उसका रंग रूप और चेहरा होगा, तो वो भी हो जाएगा। आइडिया जब मन मिल जाता है तो कहा जाता है कि मनना बैठ जाएगा तो गणना भी बैठ जाती है, तो वो भी हो जाता है। अब रही बात ये कि सिर्फ उसका क्या नैरेटिव क्या होगा और क्या कार्यक्रम होंगे, ये भी अगर इस तरह का गठबंधन बनता है तो उसका कार्यक्रम भी बनना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार मॉडल एक सामने है देश के, और हम लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने मिल करके और मात दी बीजेपी को, और हम लोग चाहते थे, उस समय भी इस पर बात हुई थी, हम लोग चाहते थे कि इसी तरह का, उसके पहले भी हम लोग बल्कि चाहते थे, और नहीं कामयाब हुआ तो हम लोग ये तीनों वहां हम लोग मिल करके लड़े। लेकिन अगर इसी बिहार मॉडल को अगर अपनाया जाता, आसाम में अपनाया जाता, उत्तर प्रदेश में अपनाया जाता, तो जाहिर है जीत होती। और इसके भी पहले झारखंड में इसी पर एक मिनट अली अनवर जी, क्या जाहिर है कि जीत होती? दिनेश जी, क्या ये सिंपल गणित है? जिस बेसिस पर आज जेडीयू कह रही है वो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा प्लस कांग्रेस प्लस बसपा के वोट शेयर क्या थे, वो 50% से ज्यादा थे, तो गणित के रूप में देखें, प्योर अरिथमेटिक, तो वो बीजेपी को और बीजेपी प्लस को मात दे देते थे। लेकिन अगर साथ में वो लड़ते प्री पोल अलायंस में, ऐसा होता तो 300 से ज्यादा सीट मिलती। क्या ऐसा होता प्रोफेसर अगर दिनेश ऐसा हुआ रहता तो 300 से ज्यादा सीट मिली जी। ये आपका क्लेम है। अब ऐसा होता तो हमें पता नहीं कि क्या होता, लेकिन क्या ये सिंपल गणित की बात है और इसी के बेसिस पर एक अलायंस होगा कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बाकी सारी पार्टियां खड़ी है, तभी जाके कोई तोड़ सामने है? देखिए, इसमें तमन्ना जी, इसमें 3-4 बातें मुख्य हैं जी। पहली बात तो ये कि हमारा तो ये मानना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों का कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई अलायंस हो और जो मोदी जी को चुनौती दे सके उनकी सांप्रदायिकता और उनकी फांसीवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ, तो वो राजनीति के आधार पे होना चाहिए और जनता के जो इश्यूज हैं उनके आधार पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को या किसी को हराना है। और वो राजनीति का आधार वैसा ही होना चाहिए जिस तरह से हमने यूपीए 1 में बकायदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया था और उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था तो हम अलग हो गए थे, और वैसा अगर होगा तो संभव है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, इतना साधारण गणित नहीं है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में तीनों मिल भी जाते हैं तो हमारी इलेक्शन की व्यवस्था ऐसी है फर्स्ट पास दी पोस्ट कि उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो जीत जाते हैं, और तीनों की वोटें उतनी हो जाती क्या गारंटी है? ये भी बड़ा मुश्किल काम है। और तीसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी कोई ऐसे हुर के नूर नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। वो अभी भी कुल 31% वोटों से ही देश चला रहे हैं, 69% देश की जनता अभी भी उनके खिलाफ है। बहुत सारी देश की जनता, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गोवा का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे केरल का हो, चाहे बंगाल का हो, वो और राज्यों में हारे भी हैं। इसलिए कोई बहुत ऐसी मुश्किल बात नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि जो पूंजीवादी पार्टियों के नेतागण हैं
उनको अपनी पर्सनैलिटी कल्ट और अपनी ईगो को भी पीछे रखना होगा। जनता के मुख्य इश्यूओं को आगे लाके एक एकता बनानी पड़ेगी, जिससे कि उन प्रवृत्तियों को हराया जाए जो देश की एकता और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कह रहे हैं दिनेश वार्ष्णेय जी। और आशुतोष, आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 11 तारीख के पहले एक नेशनल ऑल्टरनेटिव, राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आपके पार्टी की बात हो रही थी। वो बातें अब समाप्त हुई हैं। इस वक्त के लिए कम से कम आप एक नॉन बीजेपी नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या तस्वीर दिख रही है 2019 तक? देखिए तमन्ना जी, सबसे पहली बात तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है कि आप के देश के अंदर कम से कम चर्चा शुरू हुई, भले ही पंजाब के संदर्भ में थी, कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर हो सकती है। 4 साल पुरानी पार्टी है और इतने कम समय में अगर चर्चा हो तो ये मानना पड़ेगा पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, हमें इस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके की मोदी जी की बीजेपी की सरकार इस वक्त देश के अंदर है, उसका स्वरूप क्या है। तो आगे की किसी भी स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप देने के पहले जब तक हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक कोई सैद्धांतिक ढांचा नहीं खड़ा करेंगे, तब तक कोई स्ट्रक्चरल रूप नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले तो सारे राजनीतिक दलों को बैठकर यह तय करना पड़ेगा कि आखिर में उनकी लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से है या किसी ऐसी विचारधारा से है जो देश के लिए बहुत खतरा है। जब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ही कोई ढांचागत स्वरूप उस गठबंधन का हो सकता है, कुछ या किसी और तरीके का हो सकता। मैं आपको याद दे रहा हूं कि जब कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी, तब एंटी कांग्रेसिज्म का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। उसका एक आइडियोलॉजिकल बेसिस भी था और उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्म भी निकलकर सामने आया था। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को बैठ के तय करना पड़ेगा कि आखिर में वैचारिक आधार क्या होगा भविष्य में नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ने के लिए। हर्षवर्धन जी, जो वैचारिक आधार, और हमने 4 अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं से अभी बात की, क्या कोई सफाई निकल कर आ रही है? जैसे अली अनवर जी कहते हैं कि मन मिल जाएंगे तो गणना भी मिल जाएगी। संजय झा जी एक कम्युनल फैक्टर की बात कर रहे हैं। वो क्या एक प्रोपोजिशन है जो ये सारी पार्टियां एक साथ वोटरों के पास ले जा सकते हैं, जो बीजेपी के यूएसपी से ज्यादा अट्रैक्टिव है? देखिए तमन्ना, मुझे लगता है कि जो अभी आशुतोष ने एक बात कही वो आधार है, और उसी आधार पे मैं जो और 4 नेताओं ने अभी जो बोला उसके आधार पे मैं जो समझ पाता हूं कि सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई विचार नहीं है। जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मनोबल इन पार्टियों का नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने इस कदर टूटा हुआ है कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरू कहां से करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हम 4 लोगों की बात अभी तुरंत की सुने, निश्चित तौर पर ये मजबूरी से ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरत है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की जरूरत होती है देश को किसी भी राजनीति में, चाहे आप जिस तरह से आगे बढ़ें। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए जब 4 लोग बात करते हैं तो क्या वही कम्युनल सेक्युलर जो बेस है जिस पर ये लगातार लड़ते हुए कम से कम 2014 के बाद से लगातार हारते हुए आ रहे हैं, तो क्या उस बेस को लेकर आगे बढ़ेंगे? और तीसरी जो बड़ी चीज है जिसको अगर हम कहें कि एक पर्सनालिटी, एक ऑरा किसके पीछे डेवलप करेंगे, कौन सा नेता होगा जिसको आपने कहा कि एक समय में अरविंद केजरीवाल दिखते थे, आम आदमी पार्टी दिखती थी, लेकिन 11 तारीख के बाद वो खत्म सा हुआ। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहां अगर आप मैच्योरिटी के लेवल पर देखें तो अरविंद केजरीवाल से बेहतर विकल्प, बेहतर दांव नीतीश कुमार दिखते हैं। उन्होंने हर उस मुद्दे को विरोध नहीं किया जहां मोदी विरोध कर रहा है, और जहां उनको लगा कि ये मुद्दा ठीक है, जनता में अपील है, वो अपनी बात कहते हैं। और लेकिन जब उनको लगता है कि एक नेशनल चैलेंज के तौर पर खड़ा होना है तो वो बड़े सलीके से वो बात रखते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कुछ बात आगे बढ़ेगी तो शायद एक गठबंधन, जो महागठबंधन जिसको कह रहे हैं, वो गठबंधन की तरफ थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। और हर्षवर्धन के मुताबिक इस गठबंधन का सबसे क्रेडिबल चेहरा आज की डेट में नीतीश कुमार है। आप एग्री करते हैं विनोद शर्मा जी कि इन चुनावों के बाद और जो गोवा और मणिपुर में डिबैकल रहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस इन दोनों राज्यों में सरकारें बनाने में नाकामयाब रही, इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये हक खो दिया है कि वो अपने आप को मेजर ऑपोजिशन पार्टी कहें और बाकी सब इनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो? देखिए, जब भी कोई बड़ी अलायंस बनती है उसको एक
सीड की, एक कर्नल की जरूरत होती है। हमने पहले भी अलायंसेस देखी हैं। जनता दल एक समय में वो कर्नल हुआ करता था जिसके आसपास व्यू रचना की गई। तो एक मजबूत सेंट्रल पॉइंट चाहिए होता है। अब क्या कांग्रेस पार्टी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरी उतरती है नहीं उतरती, ये तो इन लोगों के बीच में विवाद का और डिस्कशन का विषय होगा। लेकिन एक मजबूत सेंट्रल पॉइंट चाहिए किसी भी अलायंस को। अगर सेंट्रल पॉइंट वीक होता है तो अलायंस भी वीक होती है। दूसरी बात कि ये अलायंस जो है, ये कहना मजबूरी, देखिए पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी होती है और स्ट्रेटजी मजबूरी से ही निकलती है। ये जो अभी कहा किसी ने, मेरा ख्याल है आशुतोष ने कहा कि लोहिया जी कहा करते थे, लोहिया जी ने वो कॉल दी थी एंटी कांग्रेसिज्म की। और लोहिया जी के जो वंशज आइडियोलॉजिकल बहुत रहे, उसमें मधुलिमेय थे और EMS नंबूद्रीपाद उनके वंशज आइडियोलॉजिकल तो नहीं थे लेकिन उनकी बराबर की कद के नेता थे जी। इन दोनों ने मरने से पहले ये कहा था अपने अनुयायियों को कि अब एंटी कांग्रेसिज्म छोड़कर आप कम्युनलिज्म से लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। नंबूद्रीपाद तो 98 में उनकी डेथ हुई थी, जब अटल जी जिस दिन शपथ लिए उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। तो अब जो व्यू रचना उनकी थी कांग्रेस को हराने की, लोहिया की, वो आज के दिन नरेंद्र मोदी ने अपना ली है। और उसका एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जो कांग्रेस का दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण बेस था, उसके मुकाबले में लोहिया जी पिछड़ों की एक जमात खड़ा करना चाहते थे। वो बड़ा सक्सेसफुली, बल्कि उससे बेहतर मोदी ने उत्तर प्रदेश में हासिल कर लिया है। और उनका जो विकास, जो उनका कम्युनलाइज्ड डेवलपमेंट वाला जो स्लोगन था जी, वो बदकिस्मती से वहां पर लोगों ने अपना लिया है। देखिए, मैं कम्युनलाइज्ड डेवलपमेंट का इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप एक बड़े तबके को, जो कि लगभग 20% है इस देश में, उसको बाहर बिठा देते हैं, उसको अपने विकास में भागीदारी नहीं देते हैं। आप कहते हैं वहां बैठिए और हम आपके बिहाफ पे विकास करेंगे। तो इन मुद्दों पर और बहुतेरे जो प्रोमिसेस इस सरकार के हैं, उन मुद्दों पर बहस छेड़े विपक्ष इस देश में, ताकि जनता के मानस में उसकी एक क्रेडिबिलिटी बने। देखिए, जब भी 20 पार्टियां इकट्ठी हो जाती है, लोग कहते हैं तो खिचड़ी है, ये चलेगी नहीं, ये ऐसी खिचड़ी है जो पचेगी नहीं। तो आप समझिए इस बात को, इनको पहले पॉपुलर परसेप्शन में अपनी एक पैंठ बनानी है। रही बात नीतीश की और अरविंद की, देखिए हर किसी की अपनी अपनी यूटिलिटी है जी। नीतीश कुमार आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग एडवर्सरी बन के उभर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के, और अरविंद केजरीवाल का यूएसपी या उसकी यूटिलिटी ये है कि वो उन मुद्दों पे बोलते हैं जिन मुद्दों पे बोलने से गुरेज करते हैं और लोग। तो ये हमको चाहिए हमारे देश के लोकतंत्र में। लेकिन क्या एक अरविंद केजरीवाल, एक नीतीश कुमार और एक राहुल गांधी, मैं पंजाब से आता हूं, लेफ्ट के साथ एक प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी 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 शर्मा जी, मेरी बात सुनिए जी। मैं पंजाब से आता हूं जी। बहुत लोग कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी हार गई। जी हां, हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन है और ये माना जाता है कि जो ऑपोजिशन होती है वो कल की सरकार होती है। और मैं समझता हूं कि बतौर ऑपोजिशन ज्यादा सक्षम रहेगी आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी से। ओके। क्योंकि बीजेपी की वही हालत होने वाली है पंजाब में, करप्शन के मुद्दे पे, ड्रग्स पे मुद्दे पे बीजेपी अकाली की, जो आज के दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है करप्शन के मुद्दे। लेकिन आप देखिए, तो इसलिए वहां पर आम आदमी पार्टी सबसे सक्षम ऑपोजिशन के रूप में बनेगी और देखेगी। आशुतोष से मैं सवाल पूछती हूं और डिबेट ओपन है, इसमें जो पॉइंटर्स रखना चाहते हैं तो प्लीज इंडिकेट करें। लेकिन आशुतोष से मैं सवाल पूछना चाहती हूं, क्या इस तरह के एक रेनबो कोएलिशन आप कहिए या जो भी फॉर्मेशन कहिए, क्या अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी, दूसरी तरफ आप ममता बनर्जी को मत भूलिए, वाम दल, जो वामपंथी दल हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं और इनमें जो बड़े बड़े
ईगो अगर मैं नहीं कहूं तो बड़े पर्सनालिटी हैं, वो कैसे को एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि हर एक की अपनी एम्बिशन है आशुतोष, और ये आप भी जानते हैं। देखिए तमन्ना, ये आपका जो सवाल है वो हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब थोड़ा इतिहास में जाकर दूंगा कि जब 1977 का हवाला उठा के देख लें, ऐसे लोग एक छत्र के नीचे आगे जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, और अंत में जनता पार्टी बनी और इंदिरा गांधी की हार हुई। जब कोई नहीं सोच सकता इंदिरा गांधी हार भी सकती। 1989 का एग्जाम्पल तो और भी जबरदस्त है। उस वक्त अगर आप देखें तो जो वीपी सिंह की सरकार थी, उसको एक तरफ से सीपीएम सीपीआई यानी लेफ्ट ने सपोर्ट दे रखा था, और दूसरी तरफ से बीजेपी। दोनों विचारधारा के दो ध्रुवों पर थे और दोनों का एक साथ आना लगभग असंभव माना जाता था। यहां तक कि ये भी खबरें थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं ये कितने समय तक चले? ये तो बिखर गए, जल्द से जल्द बिखर गए। इनकी अब मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी देखिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। जो बात आप कह रही हैं ये तो था 1989 के पहले का मॉडल, लेकिन अगर आप एनडीए का मॉडल दिखाएं जिसमें 23 राजनीतिक दलों से मिलकर एक गठबंधन बना था, और वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की 4.5 साल चली। उसके बाद यूपीए का गठबंधन बना जिसमें करीब उतने ही 23-24 पार्टियों की सरकार थी और 10 साल तक वो सरकार चली। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो गठबंधन की सरकारें हैं वो नहीं चलती हैं, दरअसल उनको नए हिंदुस्तान का उतना अंदाजा है नहीं। और ये वो साल था जब 2004 से लेकर 2011 तक हिंदुस्तान 9% के दर से लगातार ग्रो कर रहा था, 2008 को छोड़कर। तो जो ये कहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी और एक नेता के शासन में ही देश तरक्की करेगा, वो दरअसल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन के दौर में भी हिंदुस्तान ने जबरदस्त ग्रो किया। अब जहां तक आपने कहा कि अगर कोई महागठबंधन पड़ता है तो आम आदमी पार्टी कहां रहेगी, उसका क्या रोल होगा, मेरा अपना मानना यह है कि पहले स्थितियों को आगे आने तो दीजिए, लोगों को बैठकर बात तो करने दीजिए, वैचारिक स्तर पर एक सहमति बनने तो दीजिए, उसके बाद देखिए क्या स्वरूप होता है आम आदमी पार्टी। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, आज 4 पार्टियों के नेता हैं। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही हूं कि आप इस शो पर कमिट कर दे कि हम साथ मिलकर गठबंधन लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे और ये हमारा नेता होगा, लेकिन बात शुरू हुई है। आप सब राजनीति में हैं तो आप सब जानते हैं कि कैसे क्या चीजें आगे बढ़ सकती है। इसलिए आपसे सवाल है संजय झा जी कि मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने एक तरह से इस डिबेट को शुरू किया, उन्होंने कहा कि 2004 के स्पिरिट को फिर से रिस्टोर करने की जरूरत है, फिर से वो यादें या उस मॉडल को ताजा करने की जरूरत है। लेकिन 2004 में जो नेतृत्व था और आज आपका जो नेतृत्व है, आप खुद मानेंगे कि जमीन आसमान का अंतर है। जब तक आपकी खुद इंटरनल सर्जरी नहीं हो जाती तो क्यों किसी और पार्टी को आपके साथ मिलना चाहिए? देखिए तमन्ना जी, एक बहुत ही एक लोकप्रिय कहावत है कि राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा होता है। तो देखिए, ये बात हम मानने के लिए तैयार है कि अभी हालात काफी नकारात्मक रहे हैं हमारी पार्टी के लिए भी। हमने मणिपुर और गोवा में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बावजूद जिस तरीके से दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा या अपहरण किया, ये मैं समझता हूं कि एक चिंता की घड़ी है और इस बात का संकेत है कि हमारे लोकतंत्र में अभी ढेर सारे समस्याएं आ सकते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हम लोग जितने प्रतिद्वंदी दल यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक विचारधारा का समझौता होना अनिवार्य है। देखिए, क्योंकि गोवा और मणिपुर में आप जानते हैं कि किस तरीके से गोवा के गवर्नर ने अरुण जेटली से सलाह लेके, अब ये कभी हुआ है? ये तो संविधान का मजाक हो रहा है। संजय झा, अरुण जेटली से सलाह लेके प्रॉब्लम ये है कि अगर गोवा में हम डिटेल में जाएंगे, नहीं, चूंकि आप गोवा के डिटेल में जा रहे हैं और मैं चाह रही हूं कि यहाँ पर आप इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने क्या किया? अभी भी अगर आप रियलाइजेशन पर नहीं जाएंगे तो वो तो एक्सेप्टेंस पहला कदम है। मैं आपके खुद गोवा के नेता कह रहे हैं कि हम इस तरह के नेतृत्व में नहीं काम करेंगे, दे आर क्विटिंग। तमन्ना जी, मैं एक विस्तार से इस पर विवरण कर रहा था कि ये समस्या जो है ये
भारतीय जनता पार्टी का मैं यही बताना चाहता था आपको संक्षेप में कि उनकी तानाशाही या राजनीतिक अहंकार या घमंड या गुरूर कहिए, ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक समस्या हो सकता है। और मैं आपको अरुणाचल प्रदेश को मत भूलिए आप, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का सरकार है और एक भी सदस्य उसमें भाजपा के टिकट से जीता नहीं है चुनाव। आप जानते हैं उत्तराखंड में क्या किया गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब इस वक्त में, और आशुतोष बैठे हुए उनको भी, वो भी शायद जानते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हावी रही है, बहुत दबाव डाला है। तो मैं समझता हूं कि विपक्षी जितने दल हैं उनके सामने जो अभी एक जो चुनौती है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही या फासिस्ट, आप जो भी कहिए, वो प्रजातंत्र को एक तरीके से वो धीरे धीरे उसको शरद प्रधान से मैं व्यू चाहती हूँ। शरद प्रधान, आपने संजय झा की बात सुनी, आपने संजय झा की बात सुनी, इसमें जो मुझे ध्वनि आ रही है कि विक्टिम, बीजेपी के विक्टिम इस वक्त उनके मुताबिक कांग्रेस है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि जो उनका हक है संजय झा के मुताबिक वो बीजेपी ने छीना है। लेकिन क्या जनता इससे कांग्रेस की तरफ झुकेगी? अगर कांग्रेस रो रही है आज कि हमारा हक छीना गया, तो जनता को क्यों इसकी वजह से बुरा लगना चाहिए कि वो कांग्रेस के लिए वोट दें? जनता के लिए क्या प्रोपोजिशन है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये उसी फ्रेम में है कि किसको ब्लेम कर सकें। ये भूल रहे हैं कि खुद को ब्लेम करना सीखें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या कारण है कि लोगों ने, जनता ने हमें छोड़ दिया। ये बार बार मोदी पे ब्लेम करके क्या अचीव कर लेंगे, क्योंकि उससे पब्लिक नहीं इंप्रेस होगी। आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए, और जो बहुत जरूरी है इस देश के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध बहुत आवश्यक है, विपक्ष बहुत आवश्यक है, और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है। तो ये तो इन्होंने खुद ही प्लेटर पे उठा के खुद अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी नाकामियों को बजाय समझने के और उनको इम्प्रूव करने के, अभी भी ये ब्लेम वाले जी, आप ये नहीं सोचते हैं कि जो हुआ है वो ब्लेम डाल दें? नहीं, अगर जो गलत हुआ है तो आपकी अपनी गलतियां हैं, आपकी अपनी गलतियां हैं। लेकिन क्या आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी अपनी गलतियां हैं? क्या आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गोवा में गलत हुआ है या सही? एक मिनट जी, बिल्कुल बिल्कुल इनकी गलती है ये। जब आप सोते रहेंगे और अगला उदाहरण के तौर में ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर विपक्षी दल पर हावी हो जाएगी। नहीं, आज जी ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जो पार्टी पावर में, तमन्ना मैं बताना चाह रहा हूँ, इनकी पार्टी जब पावर में थी, हमने यूपी में देखा है, रमेश भंडारी फोन करके पूछ रहे हैं लोगों के विद इन हियरिंग डिस्टेंस, दिल्ली से पूछ रहे हैं क्या करना है। उससे ये तो प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन टू बी फेयर, आज के दिन हम गोवा में कैसे सरकार बनी उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं ये पूछने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग। दिनेश जी, अगर 2019 में किसी तरह के रेनबो कोalition या गठबंधन का कोई भी चांस हो, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इकट्ठा करना पड़ेगा लोगों को, एक नेता चुनना पड़ेगा, उसका एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी आपके मुताबिक आज के दिन ऐसे गठबंधन को लीड करने की हालत में नजर आ रही है? देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, और इसमें मेरे ख्याल जितने भी हम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे, सभी इस बात से कंसेंसस हैं कि जब तक ग्राउंड लेवल पे आम जनता की बातों को, आम जनता के संघर्ष को, आम जनता की मुश्किलों को ग्राउंड लेवल पे हमारे सारे वर्कर्स आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे, और जब तक ग्राउंड लेवल पे एक सोच नहीं बनाएंगे, राजनीतिक एक सोच जनता की मांगों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कोई भी विकल्प बनाने में असफल रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी को छोड़ के जितनी भी बाकी पार्टी हम यहाँ बैठे हैं, सब आइदर दी लेफ्ट है या सेंटर ऑफ दी लेफ्ट है या सेंटर राइट, कोई नहीं है इसमें से, राइटिस्ट तो कोई नहीं है ना। मुश्किल सिर्फ समस्या ये है कि मोदी जी जुमला छोड़ के भाग जाते हैं। मोदी जी को हराना कोई मुश्किल नहीं है, हम अभी भी ये कह रहे हैं ना। उन्होंने एमएसपी अनाउंस किया है, शिक्षा, सरकारी शिक्षा पे हमला चल रहा है, निजीकरण शिक्षा का बढ़ रहा है। कोई ऐसा सामाजिक कार्य बता दीजिए जो उन्होंने आम जनता के लिए ईमानदारी से किया हो। अभी उन्होंने कहा किसानों के कर माफ कर देंगे, कर दें 85,000 करोड़ रुपए के कर माफ यूपी के किसानों के, कर दें महाराष्ट्र के किसानों के। इन सब बातों पे हमें जमीनी स्तर पर लड़ेंगे तब हो सकता है, और जब जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ेगा वो संघर्ष अपने आप नेता पैदा कर देते हैं, ऊपर से नेता ला दोगे तो कोई नहीं मानेगा।
तो जमीनी नेता फिर कहां है अली अनवर जी, और वो मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अगर सिर्फ कम्युनल और सेक्युलर का मुद्दा लेकर या एंटी मोदी मुद्दा लेकर ये गठबंधन एक साथ आएगी तो उसका हाल क्या होगा? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम्पल को देखते हुए? देखिए तमन्ना जी, जो जिस मौजू पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि देश की एकता के लिए जिस मौजू पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी, इसको हम लोगों ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 2014 के फौरन बाद इसको भांप लिया था और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया था। आपने देखा कि हम लोगों ने हर प्रयास, उसको गिनाने की जरूरत नहीं है, किया था। हम लोगों ने आसाम में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव और 5 राज्यों के जो चुनाव, उससे पहले आसाम का चुनाव हुआ है, वहां भी हम लोग चाह रहे थे कि इस तरह की बात हो। तो अब इसमें सवाल है कि ये सब जितने पैनल में माननीय सदस्य बैठे हैं, विद्वान सदस्य, पत्रकार और विचारक, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम सहमत हैं। हमने शुरू में ही कहा कि नेता का ही सिर्फ विकल्प नहीं, नीतियों का भी विकल्प, एक नैरेटिव भी होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं, सत्ता में जाने के लिए विरोध नहीं, बल्कि जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं उसकी जो हकीकत है वो है कि ये दौर जो है कोalition एरा कहा जाता है इसको। तो इसमें सिचुएशन का भी कंपल्सन है। हम ही नहीं, अगर एनडीए भी है तो वो भी एक गठबंधन के साथ ही चल रहा है, पहले से भी चला रहा, अभी भी चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आज के दिन और आपने देखा रिडंडेंट हो गई है। एनडीए का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है और जो एनडीए के दूसरे पार्टनर है शरद प्रधान, एनडीए के जो दूसरे पार्टनर्स है बीजेपी को छोड़कर, वो भी दुखी हैं आज। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आज जो है, आज के भी, चाहे आज की एनडीए हो चाहे पिछली यूपीए भी हो, देखिए एक बड़ी पिवट की तरीके से जिसपे हिंज करती है बाकी पार्टियां, वो एक बड़ी तादाद में होना चाहिए, तभी कोएलिशंस वर्क करते हैं। ये जो आशुतोष भी कह रहे थे कि जो लोग कोएलिशंस का दौर आ गया है, वो तब होता है जब एक पार्टी के पास इतनी बड़ी तादाद हो कि बाकियों को वो अट्रैक्ट कर सके और बाकी इस पोजीशन में ना हो कि उसको गिराने के लिए हर वक्त धमकी दे सके। बिकॉज ये बड़ी टेंडेंसी होती है कोएलिशंस में, क्योंकि एस्पिरेशंस लोगों के बड़े हाई होते हैं, हर एम्बिशंस लोगों के बड़े हाई होते हैं। कई पार्टीज में ऐसे नेता हैं जो सबको जोड़ने के बाद फिर उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री तो मुझे बनना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये पहले के दौर में देखा गया है, इसीलिए लास्ट नहीं करते। इस तरीके को पुख्ता कोएलिशन के एस्टैब्लिश करने के लिए निहायत जरूरी है कि जो एक पार्टी हो वो इतनी बड़ी तादाद में हो कि उसको माने लोग कि हाँ यही है जिसके चारों इर्द गिर्द रह के हम एकजुट होकर ऐसी कोई पार्टी आज के दिन कहाँ पर है? ऐसी कोई पार्टी आज के दिन कहाँ पर है? हर्षवर्धन जी, प्रॉब्लम ये है कि कहने को तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी इन सारी पार्टियों में से, लेकिन आज जो उनका अस्तित्व है अलग अलग राज्यों में और कर्नाटक और गुजरात और इन सारे चुनावों के बाद 2019 तक क्या होगा हम नहीं फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन अगर बातें शुरू करनी है तो किस हक से राहुल गांधी अपने आप को इस महागठबंधन के नेता के रूप में देखेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका है राहुल कांग्रेस, वरना मुझे लगता है कि अगर बियॉन्ड गांधी तभी कांग्रेस रीबिल्ड होगी। तो नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय परिदृश्य पे जो कहें कि इतना बड़ा एक व्यक्तित्व बन जाना और आज ये चर्चा होना सिर्फ 2.5 साल में कि क्या देश की सारी दूसरी पार्टियों को एक साथ खड़े होना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा आधार था कि गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया। यहां तक कि उसी को गुजरात मॉडल के तौर पर विरोधी दूसरी तरह से देखते हैं और समर्थक उस गुजरात मॉडल को एक जो आज सबका साथ सबका विकास बन चुका है। अब सवाल यह है कि ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, अब कांग्रेस के पास भी एक बढ़िया राज्य आ चुका है पंजाब, जहां 10 साल एक शासन था और ज्यादातर लोग मानते हैं कि बादलों ने बहुत खराब काम किया था वहां, जिसका परिणाम उनको देखने को मिला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो बहुत क्रांति के दौर से निकल कर आई, जिनको बहुत जल्दी से सत्ता मिल गई। बिहार में
एक अच्छा मैंडेट मिला हुआ है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एक बेहतर काम करते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी वामपंथियों को हटाकर ही सही लेकिन पूरी तरह से सत्ता में है। उड़ीसा में नवीन पटनायक है जो पूरी तरह से सत्ता में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन राज्यों में विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं, उनके जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसा काम करके देने वाले हैं कि जो नरेंद्र मोदी का एक नेशनल पर्सोना है उसको वो रोकेंगे। और अगर वो नहीं रोक रहे हैं तो ये सारी बातचीत मुझे कहीं जाती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आप जनता के भरोसे की बात कर रहे हैं तो वो भरोसा अपने राज्य के काम से तय होगा जहां आपको ऑलरेडी मैंडेट मिला हुआ है। ये कम्युनल सेकुलर की डिबेट मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा दोगली हो चुकी है, मैं बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि सबको जनता ने देख लिया और उस दोगली डिबेट को अब जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा और जहां उनको मैंडेट मिला उसको बड़ा करके दिखाना होगा, तभी शायद ये महागठबंधन आकार ले सकेगा। संजय झा, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि कम्युनल सेक्युलर की बात आप कर रहे हैं, जिस ढांचे में अभी वो नैरेटिव चल रहा है वो क्या कामयाब होते दिख रहा है आगे? क्योंकि वो फेल हो चुका है इलेक्टोरल हस्टिंग्स पर, मतलब जो आपकी इलेक्शन वाली एग्जाम है उसमें ये रणनीति सेक्युलर कम्युनल वाली फेल हो चुकी है। तमन्ना जी, मैं संक्षेप में दो यहाँ केंद्रीय बिंदु आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यदि आप भारत के सारे राज्यों को गिन लीजिए तो कम से कम 12 से 13 जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक का जीत होता है, दूसरी पार्टी विपक्ष में रहती है। तो मैं समझता हूं कि 2019 के चुनाव में, और ये हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी कि हम हर जगह जीतें, लेकिन इसमें इसका जो भी नतीजा होगा वो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है कि गठबंधन का क्या, या गठबंधन हो या न हो, या कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करे, लेकिन इसका क्या रूप या ढांचा होगा, इस पर इन नतीजों का बहुत बड़ा असर होगा। दूसरी बात, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार से, शायद उन्होंने तो मोदी जी खुद धर्मनिरपेक्षता पर वो हंसते हैं, वो जापान में जाके वो सेक्युलरिज्म पर हंसते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एल.के. आडवाणी ने सेक्युलरिज्म को सूडो सेक्युलर कहा, लेकिन हम समझते हैं कि यदि हम लोग इस जाल में फंसे तो हम देश के लिए हम बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। देखिए, आप माने या न माने, आज भारतीय जनता पार्टी मतलब आरएसएस, और इनका सोच क्या है ये सब जानते हैं, इनकी नजरिया विचारधारा क्या है सब जानते हैं। मेरा विश्वास ये है कि विकास तो आज भी एक बहाना है मोदी जी के लिए, अंत में ये तो हिंदुत्व का एक जमीनी स्तर पर समाज को बदलने की कोशिश हो रही है। तो यदि हम मोदी जी की प्रचार सफल हुई है, हम मानते हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, ये भी सच है, ये भी हकीकत है, हम स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ये यदि हम समझ लें कि चुनाव के नतीजों ये बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता अब कोई बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो हम समझते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी सुनकर बहुत उनको खुशी होगी, क्योंकि इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये कोई चुनौती नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी चुनौती है विकास। आप ये बताइए, कौन राजनीतिक दल जो यहां बैठा हुआ है टीवी पैनल पर, वो विकास नहीं बोलते हैं? क्या हम लोग प्रगति की बात नहीं करते हैं? क्या हम लोग नौकरी की बात नहीं करते हैं? क्या हम लोग पूंजी की बात नहीं करते हैं? क्या हम लोग कृषि की बात नहीं करते हैं? विकास तो एक तरीके से इतना विकास की बातें सब करते हैं, लोगों को बहकाया जा रहा है। विनोद शर्मा जी एक पॉइंट रखना चाहते हैं सर ब्रीफली प्लीज, क्योंकि फिर मुझे एक ब्रेक लेना है। जी विनोद शर्मा। जहां पता नहीं संजय, मैं समझता हूं, मैं निवेदन करूंगा संजय झा को और अपनी पार्टी में ये बात उठाए जाकर, अभी जो संजय बोले हैं ये वही पुरानी लकीर है जो पिट चुकी है। देखिए, सच्चाई ये है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश को राज कर रही है और उसकी पॉलिसीज को एक ब्रॉड एंडोर्समेंट उसको ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि उसकी ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, और लोगों से भी उसको सपोर्ट मिली है। उसने अपनी सोशल बेस उत्तर प्रदेश में एक्सपैंड की है। इस बात को माने सबसे पहले। दूसरा, एक बात और समझिए, आपको अब उत्तर प्रदेश में और पूरे समस्त भारत में भारतीय जनता पार्टी के विकास के क्लेम को कंटेस्ट करना है। आपने उनके हिंदुत्व का कंटेस्ट नहीं करना है। आप समझिए इस बात को। आप हिंदुत्व भूल जाइए। आप ये बताइए कि आपने हिंदुत्व के नाम पर यह प्रॉमिस किया था, आपको मिला कि नहीं, जनता को मिला कि नहीं? ओके। और देखिए,
हो क्या रहा है कि हर जगह पे जो मास लीडर्स हैं ऑपोजिशन में, ममता बनर्जी मास लीडर है, सिद्धरामैया भी मास लीडर है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव मास लीडर्स हैं, अखिलेश और मायावती आज के दिन भी मास लीडर्स हैं, 1 करोड़ प्लस वाले दोनों 1 करोड़ 1.5 से 1.25 करोड़ वाली पार्टीज हैं। सुनिए, इनको अकेले अकेले करके रोज परस्पर हम देखते हैं कि इन लोगों को डिस्क्रेडिट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि इनको मिलाकर और इनको जुदा जुदा करके इनको डिस्क्रेडिट करो। छोटा सा ब्रेक पे डिस्क्रेडिट करो, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, सोशल पॉलिसीज है उस पर डिस्क्रेडिट करो। ओके, छोटा सा ब्रेक मुझे इस समय छोटा सा ब्रेक लेना ही होगा। सर, सवाल ये उठ रहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी अपने आप में सर्जरी नहीं करेगी तब तक क्या वो और पार्टियों को लीड करने की सूरत शक्ल में है? अगर वो नहीं है तो विकल्प क्या नीतीश कुमार है? उनका प्लान क्या होगा? क्या धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को गैर बीजेपी पार्टियों को भूल जाना चाहिए या उसको एक नए ढांचे में पेश करने की जरूरत है? इस सब पर हम चर्चा करें एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। क्या 2019 के पहले गैर बीजेपी पार्टियों के लिए महागठबंधन एक मजबूरी बन गई है? ये हमारा सवाल है आपसे आज, और इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। नेता हमारे साथ है गैर बीजेपी पार्टियों के और हमारे एनालिस्ट जुड़े हैं इस पूरी चर्चा में। अली अनवर जी, विकास के मॉडल पर बात कीजिए, ये कहना है विनोद शर्मा का, लेकिन आज के दिन में जो गरीबों के मसीहा हैं वो मोदी जी बन चुके हैं, कम से कम जो उन्होंने अपने आप को पेश किया है। हर जो प्रॉब्लम है भारत में आम जनता की, उनको वो किसी ना किसी तरह से एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लैक्यूना बचा हुआ है। अब हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि आपने कहा था होगा, अभी तक हुआ क्यों नहीं, लेकिन क्या ये आर्ग्यूमेंट उतनी मजबूत है? आप बिल्कुल तमन्ना जी बिल्कुल विनोद शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी बात है कि हम लोगों को शब्दावली बदलनी होगी और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सिचुएशन का परिस्थिति की मांग है, इसकी जरूरत है। और आज भी आप जान लीजिए 14 में मोदी जी 31% वोट पर जीते। इट मीन्स कि 69% लोग अब उनके खिलाफ हैं। दूसरी चीज ये कि हम लोगों को सिर्फ रिएक्ट नहीं करना होगा, हम लोगों को एक्ट भी करना होगा। तीसरी बात ये है कि विकास की जो बात सिर्फ कर रहे हैं, चाहे मौजूदा रूलिंग पार्टी कर रही हो या पहले की पार्टियां करती रही हैं, तो सिर्फ विकास से नहीं। इसीलिए हम लोगों ने शुरू से, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि न्याय के साथ विकास का बंटवारा कैसे हो, देश तरक्की ही सिर्फ नहीं करे, उसका सब जगह जाए। तो अभी 2.5 साल के अनुभव से तो हम लोग देख रहे हैं कि वो गरीबों को, जो कमजोर लोग हैं, उनको कई तरह की चीजें हैं। चुनाव सिर्फ मोदी जी का एक फैक्टर नहीं है, सामाजिक समीकरण भी उन्होंने एक बनाया है। फिर उन्होंने उस पर एक तड़का लगाया है जो उनकी राजनीति का सबसे अमोघ अस्त्र है, तो उसका भी तड़का वो लगाते हैं और लगाते जा रहे हैं। अब तो खुल करके इस बार वो भी आए मैदान में, उस फ्लैंक पर मोदी जी भी लास्ट में। हालांकि जो रिजल्ट आया है उससे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत थी, लेकिन अंदर जो घबराहट थी उसको लेकर के, और जो फितरत है वो इंसान की वो नहीं बदलती है, या पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है मूल रूप से वो परिलक्षित हो जाती है। ठीक है, लेकिन आज के दिन में एक फैक्ट ये है, राजनीतिक फैक्ट ये बन गया है चुनावों के बेसिस पर। और प्रोफेसर दिनेश से मेरा ये सवाल है कि अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं, जिसका संकेत दे रहे हैं अली अनवर जी, ध्रुवीकरण की राजनीति एक नेगेटिव नहीं है बीजेपी के लिए,
एक नेगेटिव नहीं है मोदी जी के लिए। जहां तक इलेक्शन का सवाल है तो उसको आप नेगेटिव बोल के कैसे कॉम्बैट करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तमन्ना जी। देखिए जी हम सुन रहे हैं आपकी बात सर। तमन्ना जी देखिए जी इस चीज को हमें समझना होगा कि कोई अगर धर्म के आधार पे भेदभाव की बात करता है तो जो जाति के आधार पे भेदभाव की बात करते हैं वो भी उतनी खतरनाक है। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको इससे पीछे हटना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, जितने हम यहाँ बैठे हैं बीजेपी को छोड़ के हम में से कोई भी दाएं बाजू का नहीं है, राइटिस्ट नहीं है। हम सब लोगों की नीतियां तकरीबन आपस में आर्थिक स्तर पे भिन्न भिन्न हो, परंतु इस बात को हम सब मानते हैं कि देश की भिन्नता में एकता सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। और गुजरात मॉडल का जो अभी हर्षवर्धन जी ने बात बताई, मैं माफी चाहता हूं, वो गुजरात मॉडल जो प्रोजेक्ट किया गया, मैं फिर माफी चाहता हूं संजय झा जी से कि कांग्रेस ने उसको हेड ऑन नहीं लिया था, उनको हेड ऑन लेना चाहिए था। उसमें बहुत सारे झूठ बाद में पकड़े गए, माल न्यूट्रिशन हुआ, प्राइमरी एजुकेशन हुआ, रण माफिया, जंगल माफिया, सबसे ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या गुजरात में हुई है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लोग इस बात को कहते नहीं है और डरते नहीं है, कहते में डरते क्यों, समझ से में बाहर आता है। इसलिए देश की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर देश को है, और इस हमें कहना चाहिए कि ये धर्म के आधार पर जो राजनीति ध्रुवीकरण है, ये देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, बल्कि देश की प्रगति के लिए भी खतरा है। नहीं, चूंकि आप गुजरात की बात कर रहे हैं, एक मिनट, चूंकि आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आशुतोष से मेरा सवाल है, अब गुजरात में चुनाव आने वाले हैं साल के अंत तक, गुजरात में तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी भी वहां पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी वहां पर एक मौका देख रही है, एंटी इनकम्बेंसी क्या वहां पर दिखेगी या नहीं। ऐसे में क्या एक पंजाब जैसी सिचुएशन हम फिर से देखेंगे जो गैर बीजेपी वोट को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बंट रही है, क्योंकि यही सिचुएशन है। देखिए तमन्ना दो तीन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी बातचीत परसेप्शन के आधार पे इस कदर खो जाती है कि हम उसका हिसाब लेना बंद कर देते हैं। हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं जहां मोदी जी और बीजेपी की जीत हुई, लेकिन हम पंजाब के बारे में बात नहीं कर रहे जहां 10 साल से एनडीए की सरकार थी और वहां पे बीजेपी भी थी, वहां पर मोदी का जादू नहीं चला और वहां बीजेपी 3 सीट पर आकर टिक गई। हम गोवा के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां मोदी का जादू नहीं चला, बीजेपी का जादू नहीं चला और वहां पे बीजेपी की 13 सीट पर आकर सिमट गई और कांग्रेस में सबसे बड़ी पार्टी बनी। हम मणिपुर की भी बात नहीं कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, मोदी का जादू नहीं चला, 28 सीट से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी 21 सीट के साथ दूसरे नंबर पर थी। दिक्कत की बात यह जो परसेप्शन का खेल बीजेपी की तरफ से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई मोदी जी का जो मॉडल है उसमें तो कोई लैकुना है ही नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और इस बात को गंभीरता के साथ हमें रखना पड़ेगा कि ये जो परसेप्शन का खेल है इसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसी देश के अंदर जब दिल्ली के अंदर मोदी जी की लोकप्रियता के बावजूद आम आदमी पार्टी 67 सीट लेकर आई और जीती, बिहार के अंदर महागठबंधन बड़ा और 178 सीटें लेकर बीजेपी नीतीश की सरकार वहां पे बनी। तो ऐसा नहीं कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता और बीजेपी हार नहीं सकती। पहली बात तो इस भ्रम को हमें अपने दिल से निकालना पड़ेगा। जहां तक गुजरात की बात है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं गुजरात के अंदर आज बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, लोगों के अंदर हर समुदाय के अंदर गुस्सा है और अगर गोवा और पंजाब की हालत अगर बनती रही तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, मोदी जी अपने ही गृह राज्य के अंदर बुरी तरीके से मात खाएंगे क्योंकि गोवा में हार सकते हैं, पंजाब में हार सकते हैं, गुजरात में भी हार सकते हैं। शायद आशुतोष उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते जो मैं पूछ रही हूं उनसे। शरद प्रधान जी, मैं यही पूछ रही हूं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात में बीजेपी के खिलाफ और ये दोनों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इसको महसूस कर रहे हैं, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो अगर एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे तो क्या फिर से एडवांटेज बीजेपी की स्थिति नहीं बनने जा रही है? अगर इसको एक फर्स्ट एग्जांपल ले गठबंधन या मोदी वर्सेस ऑल के, तो यहीं पर ये मार खा जाएंगे फिर से। नहीं तमन्ना, देखिए इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ी,
लेकिन वहां तो अकाली दल तीसरे नंबर पर आ गई। गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ी और वहां भी बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनके उभरी। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, हम वैसे कोई मिथ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं उस पर जनरल बात। ओके, शरद प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इन सारी पार्टियों का फोकस और एजेंडा एंटी मोदी होगा कि मोदी खराब है, हम अच्छे हैं और इनके अंदर भी पर्सनालिटी क्लैशेस होंगे, तो क्या जनता पर रिवर्स इफेक्ट नहीं पड़ सकता है? क्योंकि अब तक जो देखा जा रहा है कि मोदी को जितना डिमोनाइज करते हैं या उन पर जितने प्रहार होते हैं उसका उल्टा असर पड़ते जाता है। नोटबंदी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, नोटबंदी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वो सेक्युलर कम्युनल डिबेट के बाहर था, लोगों को दिक्कत हुई, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये बीजेपी के फेवर में काम कर गया। नहीं, देखिए कई चीजें ऐसी हुई, जितनी भी चीजें यूपी में तो एग्जैक्टली यही हुआ है कि जितनी भी चीजें इन्होंने नहीं किया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी हमने सिर्फ वामपंथी पार्टियों को छोड़ के बाकी मुझे बोलने देंगे उत्तर प्रदेश में नोटबंदी को इशू ही नहीं बनाया और मोदी ने चालाकी करी कि उसने नोटबंदी को इशू ही नहीं बनने दिया। ये उसके अरे हर रैली में कहा कि लाइन में खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए। क्या सर नोटबंदी को इशू बनाने की कोशिश हुई लेकिन ये नाकाम हुई? शरद प्रधान जी, मेरा मानना ये शुरू से रहा है, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का जो जिस तरह से प्ले आउट कर रहा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वो अमीर और गरीब का जो डिवाइड क्रिएट किया है वो दूसरों की पार्टीज में सेंध लगा रहा था। जो वो छोटी जातियों के गरीब लोग थे, जैसे बसपा के और सपा के, यू उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो जो मोदी की वाह करने लगे डिमोनेटाइजेशन की वजह से, और ये लोग कोसते रहे, वो लोग बढ़ते रहे बीजेपी की तरफ, मोदी की तरफ, और वो उस तबके से आ रहे थे जो अधिकतर ट्रेडिशनल सपोर्टर था बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का, यानी कि नॉन यादव ओबीसीज और दलित्स में नॉन यादव दलित्स, वो सारे मोदी की तरफ ड्रिफ्ट करते रहे और ये सिर्फ कोसते रहे। इनको ये नहीं अंदाजा था कि लाइन में खड़े होने वाले जो रईस लोग हैं उनको तकलीफ होती है, वो गरीब आदमी जो जिंदगी भर लाइन में खड़ा होता है, चाहे वो राशन की लाइन हो चाहे पानी पीने की लाइन हो, और वो जिन लोगों ने वो लाइनें देखी हैं जो मुंबई और शायद ज्यादा संतुष्टि उस बात से हो रही थी कि अमीर लाइन में खड़े हुए हैं फॉर अ चेंज। अंत में हर्षवर्धन, और बहुत कम समय है मेरे पास, नोटबंदी का विरोध सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं किया, क्या इसलिए आपको लगता है कि नीतीश कुमार कोई ऐसा फॉर्मूला क्रैक कर पाएंगे जो दूसरों को नहीं समझ में आ रहा है इस समय? वो ये क्रेडिबल आदमी है। देखिए हर्षवर्धन जी से मेरा सवाल है और 50 सेकंड जी। सॉरी, मैं निश्चित तौर पे ये कहूंगा कि अगर क्रेडिबल फेस की बात करेंगे तो पूरे अपोजिशन का सबसे क्रेडिबल फेस नीतीश कुमार हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सेकुलर कम्युनल के प्लैंक पे वो खड़े हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने काम से जिस राज्य का मैंडेट उनको मिला उसको उन्होंने देखा और अच्छे से आगे बढ़ाया है। दूसरी एक जो बड़ी चीज है जो अभी आशुतोष ने कहा गुजरात को लेकर, मुझे लगता है कि डिबेट के अंत में है, बस 10 सेकंड में खत्म करूंगा जी। आशुतोष का ये कहना कि हम अलग अलग लड़के भी बीजेपी को हरा ले रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अभी आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई पार्टी है, वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस को पता है कि अंत में सबको हमारे पीछे आना है क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं। जब तक इस मनोदशा से बाहर नहीं निकलेंगे शायद महागठबंधन की शक्ल बनती हुई नहीं दिख रही है। ओके, अंत में हमने पूछा था लोगों से कि क्या गैर बीजेपी पार्टियों के लिए साथ आना एक मजबूरी है? 92% लोग कहते हैं हाँ। शायद नारा काम बोलता है, सही नारा है, लेकिन उसको अपनाना भी पड़ेगा, दूसरी पार्टियों को काम करके भी दिखाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ लेकर वो जा सकते हैं जनता के पास 2019 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा पर जुड़ने के लिए।